सामने आ रही है। इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और बाइडेन के बाद आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम इजराइल पहुंचेंगे और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से आज बातचीत करेंगे सुनक। तो देखिए, गाजा में 3,488 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 13,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल में 1402 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,475 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार अब जो युद्ध है वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और बाइडेन के बाद ब्रिटेन के पीएम आज इजराइल पहुंचने वाले हैं और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। तो देखिए, युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। और अगर हम आंकड़े आपको बता दें तो गाजा में 3,488 लोगों की मौत की खबर है और 13,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इजराइल में 1402 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,775 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो इजराइल में 1402 लोगों की मौत की खबर है। 4,475 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल हमास के बीच में देखिए, दिन पर दिन जो युद्ध है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है और युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से बातचीत आज सुनक करेंगे। और देखिए, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत करते हुए वो नजर आएंगे। इजराइल में 1402 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच दिन पर दिन लगातार जो युद्ध है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से बातचीत सुनक करने वाले हैं। तो गाजा में क्या कुछ हालात हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के तहत। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाजा के अस्पताल पर जब बम गिरा तो वो तस्वीरें, और हमले में 500 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इजराइल ने ये कहा है कि हमारा बम नहीं है। वो तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर। तो गाजा के अस्पताल पर फायर किया गया है। आपको बता दें कि बम 500 लोगों की मौत बनकर के फटा है। अब इजराइल दावा कर रहा है कि यह बम उसका नहीं था, बल्कि गाजा के अंदर से ही दागा गया रॉकेट था जो अस्पताल पर जाकर के गिरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। गाजा के अस्पताल पर बम गिरा। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजराइल के 10,000 बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ और जब यह बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। ये धमाका इजराइल और गाजा के युद्ध का सबसे बड़ा हमला बन चुका है। ये गाजा के अल अहल अरब अस्पताल का कंपाउंड, हर तरफ लाशें दिखनी पड़ी, हर तरफ चीख पुकार, दर्द से कराह रहे बच्चे और जिनकी सांसें चल रही हैं, उनको बचाने की कोशिश शुरू हो गई। 17 अक्टूबर की रात में इस धमाके ने गाजा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिला कर रखा, क्योंकि इसमें बम का टारगेट एक अस्पताल को बनाया गया। पूरा पश्चिमी एशिया धधकने लगा।
फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान और तुर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के तेहरान से लेकर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग गाजा में करीब 3000 मौत देखने के बाद सैकड़ों और लाशों की खबर सुनकर आग बबूला हो गए। दो तरह के वीडियो आए हैं जिसमें रॉकेट फायर होते देखे जा सकते हैं और इसमें इजराइल के चैनल 12 का दावा है कि रॉकेट की फायरिंग लाइन में अस्पताल भी है और इसी दौरान हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा। जबकि एक और वीडियो जो दूसरी दिशा से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अस्पताल के ऊपर एक विमान उड़ता हुआ बताया जा रहा है और इसी के गुजरने के बाद नीचे यानी अस्पताल पर एक बड़ा धमाका होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। यही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और इजराइल से लेकर गाजा के अस्पताल तक सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अहम सबूत होने का दावा किया है। गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा बम बरसा चुका इजराइल एकदम से हरकत में आया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें 3 बातें बताई। इजराइल का पहला दावा, गाजा में ये धमाका PIJ ग्रुप यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ है। At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani hospital in Gaza City. इजराइल का दूसरा दावा, जिन रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ उसमें से एक रॉकेट मिसफायर हो गया और वो जाकर अस्पताल पर गिरा। According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. अब देखिए इजराइल का वो दावा जिसमें उसकी सेना ने हमास संगठन के बीच हुए कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग होने की बात कही है, यानी हमले के बाद बातचीत का ऑडियो सबूत होने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक ये हमला उसने नहीं किया। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजराइल ने बहुत दलील दी, लेकिन 500 लाशें बिछाने वाले इस बम को लेकर फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें हैं अब उन पर भी गौर करने की जरूरत है। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ, तो उसके बाद काउंटर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धमाका हमास का रॉकेट नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल में हजारों रॉकेट दागे जाने के बाद हमास हजारों जान सिर्फ अपने रॉकेट से ले लेता। हमास के एक रॉकेट में 20 किलो तक वॉर हेड होता है, जबकि इजराइल जिस बम का इस्तेमाल गाजा पर कर रहा है
वो बम ही 900 किलो से भारी है। इसे जेडैम कहते हैं। इजराइल का दावा है कि बम से कोई क्रेटर नहीं बना, यानी जमीन में गड्ढा नहीं हुआ। तो काउंटर सवाल उठता है कि इसमें वो फ्यूज इस्तेमाल किया गया जो बम में जमीन से टकराने से पहले धमाका कर देता है। जब जेडैम बम गिरता है तो जमीन से टकराने से पहले कैसे आवाज करता है, अब आप 2 वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहला वीडियो एक सीटी की तरह आवाज आती है और फिर धमाका होता है। यह वीडियो अफगानिस्तान में अमेरिका के जेडैम बम से हुए हमले का है। एक बार फिर सुनिए। दूसरा वीडियो, गाजा में जब धमाका हुआ तो यहां भी कुछ वैसी ही आवाज आई और फिर धमाका हुआ। एक बार फिर सुनिए और तुलना कीजिए। इजराइल का दावा है कि धमाका इतना बड़ा नहीं था जिससे अस्पताल में ज्यादा तबाही हुई, न क्रेटर बना, दीवारें भी खड़ी रही। तो इसमें बम का वजन और उसकी तबाही वाली क्षमता का फर्क हो सकता है। Size of the damage we see here is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket, but most of the rocket's propellant is still evident due to the short flight of the rocket because the launch failed. मारे गए लोगों की लाशों के बीच से अस्पताल के प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब अल अहली अरब के प्रवक्ता ने भी बताया है कि उनके अस्पताल इजराइल की तरफ से इमारत खाली करने के पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان। इससे पहले कई रिपोर्ट छप चुकी है जिसमें गाजा के कई अस्पतालों को हमास का अड्डा बताकर हमले की धमकी मिल चुकी है। और अब अल अहली अस्पताल में हुआ धमाका वाकई हैरान करने वाला है। एक झटके में 500 लोगों की मौत, ये इजराइल पर बड़ा इल्जाम है और तकनीकी रूप से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब इजराइल की सेना को देना है, क्योंकि इस युद्ध का बड़ा सच ये भी है कि इजराइल के हमलों में गाजा की 25,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और अब इन हमलों में करीब 3,500 लोग मारे जा चुके हैं। तो कश्मीर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी हुई है। कई जगह पर एजेंसी के छापे चल रहे हैं। अनंतनाग, त्राल समेत कई इलाकों में छापेमारी हो रही है। आतंकवाद से संबंधित मामलों में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की आपको यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अनंतनाग, त्राल समेत कई इलाकों में छापेमारी हो रही है और आतंकवाद से संबंधित मामलों में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कश्मीर से ये बड़ी जानकारी, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी हो रही है। देखिए कई जगहों पर एजेंसी के छापे पड़ रहे हैं। अनंतनाग, त्राल समेत कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। तो आतंकवाद से संबंधित मामलों की सूचना मिली और उसी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। अनंतनाग, त्राल समेत कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। तो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की देखिए ये छापेमारी है। कश्मीर से ये बड़ी जानकारी, आतंकवाद के संबंधित कई इनपुट्स मिले थे और इसी को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र के बाद अब अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। आज इस मामले की सुनवाई होनी है। तो रामपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जेल जाने के दौरान आजम खान बोले हैं, आजम खान बोले अल्लाह हाफिज, और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि सभी को पता था कितनी सजा होगी, 7 साल की सजा ज्यादा हो गई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है 7 साल की सजा।
आपको बता दें कि आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला को सजा हुई है। तो 7 साल की सजा ज्यादा हो गई है, ये कहा गया उनके तरफ से। और मामले में देखिए 7 साल की सजा हुई है। जेल जाने के दौरान ये आजम खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 7 साल की जो सजा हुई है ये बहुत ही ज्यादा हो गई है। और रामपुर से ये बड़ी जानकारी। देखिए आजम खान ने ये कहा है कि अल्लाह हाफिज, और 7 साल की सजा ज्यादा हो गई है। सभी को पता था कि कितनी सजा होगी। ये भी मालूम था कि कितनी सजा होगी। अरे यार अरे एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे, आप खड़े रहो। मंत्री जी, मंत्री जी, अल्लाह हाफिज। तो सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजम फैमिली की जेल शिफ्ट हो सकती है। आपको बता दें कि रामपुर जेल से शिफ्ट हो सकती है आजम फैमिली, और फिलहाल रामपुर जेल में परिवार है। कल आजम, अब्दुल्ला, तजीन को सजा मिली थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हुई है। तो फिलहाल देखिए रामपुर जेल में परिवार है, और ये कहा ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही है। अरे यार आईडी तो बचा लो। याचिका दायर करने वाली राखी सिंह ने 12 अक्टूबर को 13 पेज के प्रति आपत्ति दाखिल की थी। आपत्ति में कहा गया था कि 29 अगस्त को सील वजू खाने में शिवलिंग छोड़कर एएसआई सर्वे की अर्जी लगाई जाने के बाद अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 5 अक्टूबर को लिखित आपत्ति दाखिल की थी, जिसकी वजह से ये प्रति आपत्ति दाखिल की गई है। मगर उस दिन शोक प्रस्ताव होने के कारण जिला जज की अदालत में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। तो चमोली के जोशीमठ क्षेत्र को अब विंटर सीजन से काफी उम्मीद है। 4 धाम यात्रा के दौरान भू धसाव का असर जोशीमठ नगर में देखा गया, जिससे कारोबारी को भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब बदले हालात में टूरिस्ट आने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में आई आफत को 10 महीने हो चुके हैं, और 10 महीने में 6 महीने यात्रा सीजन में जोशीमठ सूना ही रहा। और जून और मई में यात्रा में बुकिंग 50% ही रही। लेकिन अब विंटर सीजन से कारोबारियों को खासा उम्मीदें हैं। जनवरी के टाइम पे जो यात्रा आई थी, तो उसी समय कपाट खोलने की तिथि भी तय की जाती है, और उसी समय सभी पर्यटक भी प्रोग्राम बनाते हैं समर में आने का। तो वो समय जब हमारा ऑनलाइन बुकिंग सारी आगे बंद थी, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ा हमारे मई जून पे, जो कि 100% से ऊपर की जो बुकिंग रहती थी वो 50% के लगभग रही इस बार। 16 अक्टूबर को पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है और सैलानी भी हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि पिछले साल जनवरी में जोशीमठ में दरारें आने से पर्यटन सीजन चौपट हो गया था। इस बार सर ऐसा है, होली में ठंड तो बढ़ चुकी है। 16 तारीख को जो फर्स्ट स्नोफॉल हुई है वहाँ पे, तो उससे काफी पर्यटक लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं वहाँ से। तो मेरे को लगता है इस बार अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोशीमठ में भी नहीं है, होली में भी नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है। विंटर सीजन जोशीमठ के लिए क्या सौगात लेकर आएगा, ये तो आने वाले समय में ही दिखेगा। लेकिन राहत की बात ये है कि जोशीमठ में दरारें कम हो चुकी है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में दिवंगत भारतीय जनता पार्टी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि वे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। बयान में कहा गया है प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पर्यटक पहुंचे हैं और पिछले वर्ष से पर्यटकों की जो संख्या है 6 करोड़ 96 लाख थी और एक साल में बढ़े हैं 3 करोड़ 18 लाख सैलानी। अक्टूबर से दिसंबर तक 5 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान बताया जा रहा है और इस साल पर्यटकों की संख्या 15 करोड़ पहुंच सकती है। तो देखिए प्रदेश में पर्यटकों का जो आंकड़ा है वो अब टूट चुका है। एक साल में 3 करोड़ 18 लाख सैलानी बढ़े हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक 5 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो प्रदेश में पर्यटकों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। 9 महीने में 10 करोड़ सैलानी देखिए पहुंचे हैं प्रदेश का दौरा करने के लिए और प्रदेश में घूमने फिरने के लिए। तो देखिए प्रदेश में पर्यटकों का रिकॉर्ड जनवरी से सितंबर तक 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक का जो रिकॉर्ड है वो पहुंचने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। मेरा जो मानना है जैसे कि यहाँ पे जो स्कीम्स लागू हैं अपने इधर राजस्थान में, तो हमारे यूपी में भी लागू होनी चाहिए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले और लोगों को लाभ मिल सके। बाकी गवर्नमेंट अपना अपना अलग रूल्स करती है, यहाँ पे क्या अपना नियम बनाती है, बट इसकी उपेक्षा कर अगर ये स्कीम्स को देखा जाए, राजस्थान की गवर्नमेंट को देखा जाए तो यहाँ क्या ज़्यादा अच्छा है। अगर जो ये सुविधाएं हमारे यूपी में राजस्थान में जो है टूरिज्म बहुत अच्छा है। ओपीएस मेन उन्होंने जो लागू किया है, ओपीएस की वजह से राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम किया है। ये बाकी राज्यों को भी वो करना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में है सब में। हम तो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ओपीएस लागू हो जाए और ये चिरंजीवी जो है वो भी अच्छी बात है। अदर स्टेट में भी ये सब तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक आज होनी है। प्रहलाद जोशी, चंद्रशेखर अब इसमें देखिए बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी के जिलाध्यक्ष बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। रानी बाजार क्षेत्र में ये बैठक होने वाली है। तो बीकानेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल होने वाले हैं और कई बड़े कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। तो रानी बाजार क्षेत्र में ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बीकानेर से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक आज होनी है। प्रहलाद जोशी, चंद्रशेखर इस बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस में टिकट से पहले घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है और विरोधियों पर अर्चना शर्मा आरोप लगा रही हैं। टिकट काटने के लिए 40 खोखे का सौदा हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। 2 महीने पुराना ये वीडियो है वो बताया जा रहा है। एक कार्यक्रम में अर्चना बोलती हुई दिख रही है। देखिए न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विरोधियों पर अर्चना शर्मा आरोप लगाती हुई इस वीडियो में दिख रही हैं। टिकट काटने के लिए 40 खोखे का सौदा हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ूं? मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो कि मेरे प्रतिद्वंदी को लगा, इसलिए लगा कि सर्वे में वो हार रहे हैं, तो मैं सोचा कि मेरा पार्टी में जो प्रतिद्वंदी है उससे मैं गठजोड़ कर लूं और दोनों ने होटल में बैठक कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या पता दोनों ने कर ली, मैं क्योंकि पीछे पीछे थोड़ी चलती हूँ। लेकिन भाई दीवारों पे भी कान होते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी ने कहा। तो दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया। ठीक है, अब इतना बड़ा सौदा मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ूं? मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो। तो देखिए वही बीजेपी में टिकट को लेकर पैसे लेने का आरोप के बाद बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के पदाधिकारियों के खिलाफ
एक व्यक्ति के जरिए षड्यंत्र में उतरी है। जो व्यक्ति खुद को फतेहपुर का बताता है वो ना तो पार्टी का सदस्य है, ना पदाधिकारी है और ना ही किसी नेता के संपर्क में है। ऐसे में उसको टिकट मिलने का सवाल ही नहीं है। तो एक महीने के बाद राजस्थान में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 5 साल तक राजस्थान की जनता को लूटा है, राजस्थान की जनता के ऊपर अत्याचार किए हैं। जब चुनाव देखकर, संभावित हार देखकर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह बौखला चुकी है और उस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र उतर आई है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को आगे करके जो फतेहपुर का अपने आप को बताता है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट का दावा करता है, वो व्यक्ति न भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के संपर्क में है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है और न ही उस व्यक्ति का कोई जनाधार है। तो जो व्यक्ति जिसका कोई जनाधार है, न पार्टी का सदस्य है, उसको टिकट मिलने का सवाल ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सामने लाकर जिस तरह पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले कि 1 महीने के बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी और सरकार बदलने के बाद जो कानून का डंडा चलेगा वो। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे दौसा के कांदोली गांव में रैली को संबोधित करने वाली है। इस रैली को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस की यह रैली की एआरसीपी के समर्थन में आयोजित की जा रही है, जिसमें भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर कांग्रेस वादा खिलाफी यात्रा निकाल रही है। इसी वादा खिलाफ की यात्रा के तहत प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है। तो देखिए, राजस्थान का दौरा प्रियंका गांधी करने वाली है और एआरसीपी के मुद्दे पर जमकर गरजती हुई नजर आएंगी। प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली है। 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी दौसा के इसी जगह पर जो कांदोली गांव है सिकराई विधानसभा क्षेत्र का, यहां पर आने वाली है। इसके लिए रैली स्थल तैयार किया जा रहा है। आप सामने तस्वीर देख सकते हो, मंच बनाया जा रहा है। इसी मंच के जरिए प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेगी। आप सामने की तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा डोम लगाया गया है, दोनों तरफ टेंट लगाए गए हैं। 1 लाख लोगों के एकत्रित होने की व्यवस्था की गई है। 50,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं और यहाँ पर कांग्रेस के नेता कल से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। वैसे तो काफी दिनों से तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कल कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर आई थी। हम कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र गुर्जर, इनसे बात करते हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे आएंगे, तैयारियां क्या है? देखिए, पूरी राजस्थान की महती परियोजना है। ये आरसीपी इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी कल दोपहर 1 बजे यहाँ प्रस्थान होगा, उनका आगमन होगा उनका, और उनकी तैयारियों को लेकर पूरे कांग्रेस में बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। लगभग 1 लाख से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और सभी लोग आसपास के जिले के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिल्कुल, सामने जो यहाँ पर हेलीपैड है और इस हेलीपैड पर ही प्रियंका गांधी का जो प्लेन है वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद में वो मंच पर आकर इस रैली को संबोधित करेंगी। क्योंकि जो ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है, पूर्वी राजस्थान का 13 जिलों का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की है और इसी को लेकर वादा खिलाफी यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में ईआरसीपी के पक्ष में 20 अक्टूबर को दौसा के कांदोली में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है और इसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस का एक मैसेज है कि ईआरसीपी के लिए जो जनता है उसको कन्वे किया जाए। ऐसे में अब जनता कांग्रेस से कन्वे होगी या नहीं है तो समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक दल ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होने वाले हैं, जिसे लेकर झुंझुनू की महिलाओं और पुरुषों के साथ ट्रांसजेंडर वोटर में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या कम है, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। जिले में इस बार कुल 12 ट्रांसजेंडर वोट डालेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बुजुर्ग ट्रांसजेंडर भी झुंझुनू में मौजूद है, जिनकी उम्र 105 साल है, जिनका नाम लैला माई है, जो इस बार वोट फ्रॉम होम के तहत वोट डालेंगी। तो देखिए, ट्रांसजेंडरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और 105 साल की ट्रांसजेंडर बुजुर्ग है जो कि इस बार वोट डालेंगी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों को लेकर महिला, पुरुषों और युवाओं में खासा उत्साह है। वहीं ट्रांसजेंडर में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है।
झुंझुनू जिले की बात करें तो इस बार 12 ट्रांसजेंडर हैं वो विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं झुंझुनू के एक ऐसे घर में जहां पर झुंझुनू के 100 साल से भी अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर हैं जो इस बार वोटिंग करेंगे। हम इनसे बात करेंगे कि कब इनको वोटिंग करने को लेकर पहला अनुभव क्या रहा और क्या देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर किस तरह इनका क्या उत्साह है। अभी 25 नवंबर को चुनाव होंगे, किस तरह का क्या उत्साह है आप में उस इलेक्शन को लेकर? बढ़िया आगा वो इलेक्शन होगा, वोट घेरेंगे, खुश होगा हम। मेरे गुरु भी घेरेगी, मैं भी घेरूंगी, चेले नाती भी घेरेंगे, बढ़िया है। जो युवा मतदाता हैं और अन्य मतदाता हैं उनको वोटिंग को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये संदेश दे कि भाई सब अच्छी तरह घेरो, आराम से घेरो, प्यार से घेरो, सभी घेरो, जिसकी इच्छा उसकी डालो। अभी अब की बार जो चुनाव आयोग है उसने वोट फ्रॉम होम किया है, उसमें 80 साल से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वो घर बैठे मतदान कर सकेंगे। अभी ये अम्मा हैं, इनकी उम्र भी ज्यादा है, तो किस तरह क्या इनको पहले वोट डलवाने के लिए लेके जाते थे और ये जो मुहिम हुई है इसको किस तरह देखते हैं? पहले इसने खाट पर ले जाते, 4 पाई पे 4 बंदे उठा कर। अब आप बोल रहे घर पे ही गिरेगी तो बहुत बढ़िया बात है। पहले तो हमने परेशानी होती थी, इसकी खाट उठाकर उधर ले जाना ले आना तो बहुत परेशानी। तो इससे बढ़िया काम किया जो मेरी गुरु इधर ही वोट गिरेगी। हमने भी अच्छा लगा भाई इधर वोट गिरेगी तो या हमारी परेशानी दूर हुई, मेरे गुरु की परेशानी दूर हुई। बहुत अच्छा काम किया है। तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर महिला, पुरुषों और युवाओं के साथ ट्रांसजेंडर हैं उनमें भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। और अब की बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 6 ट्रांसजेंडर हैं वो वोटिंग करते नजर आएंगे। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दास्तान, झुंझुनू।